बच्चों, मैं पुनीत फूनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, ताकि आने वाले और साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसे प्रेस करोगे तो ऑल नाम आएगा, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के टाइम हमारी क्लास वो साइंस की होती है और शाम के टाइम हमारी क्लास है वो किसकी, मैथ्स की क्लास है, वो शाम के टाइम होती है। तो चलिए उसी क्रम में अभी आज साइंस की हमारी चौथी क्लास है। तो पिछली क्लासों में हमने चर्चा किया था, पहला चैप्टर भोजन और मानव स्वास्थ्य है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने भोजन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं और किन किन तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, शरीर कैसे कैसे कुपोषण का शिकार हो सकता है और उन सब से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके निदान क्या है, वो सब चीजें हमने देख ली थी। तो चलिए अब आगे, उसके बाद हमने मानव स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। वो किसके लिए कि वो हमारे देखो भोजन का आवश्यक अंग, सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जल। भोजन का सबसे देखो कहने को 6 पार्ट है, 6 अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन भोजन का ही नहीं, हमारे दैनिक जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जल। तो उस जल के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी कि जल कैसा, दूषित जल कौन सा होता है, साफ और स्वच्छ जल या शुद्ध जल कौन सा होता है, दूषित जल से हम तो हमारे जो कुप्रभाव मानो या फिर ये कि जो उससे होने वाली हानि है, जो उससे होने वाली बीमारियां, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। और दूषित और शुद्ध जल की पहचान कैसे की जाए, ये सब चीजें भी हमने देख ली थी। तो चलिए उससे आगे आज शुरू करते हैं। कल मैंने कहा था कि उसके आगे क्या पढ़ने वाले टॉपिक क्या हैं, जैसे मोटापा है, बीपी है, इन 2 टॉपिकों पर हम आज चर्चा करेंगे। कि सबसे पहली बात तो क्या है, मोटापा। ये क्या है, ये मानो कि एक तरीके की बीमारी है या फिर बीमारियों का घर है। ये जब इंसान के शरीर के ऊपर जो चर्बी चढ़ने लग जाती है, जो आवश्यकता से अधिक अगर वो चर्बी हो जाए तो वो किसका रूप ले लेती है, वो मोटापे का रूप ले लेती है। दूसरी बात, ये जो अनावश्यक जो चर्बी है वो ढेर सारी बीमारियों को है वो आमंत्रित करती है। मैं बात करूं जैसे मधुमेह रोग है, बीपी है या फिर कैंसर वगैरह है, इन सब चीजों के लिए भी ये मोटापा है, ये क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहली बात कि मोटापे की एक छोटी सी परिभाषा है वो हमने देख ली कि आवश्यकता से अधिक चर्बी अगर शरीर के अंदर हो जाए या शरीर के ऊपर आवश्यकता से अधिक चर्बी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मोटापा कहा जाता है। शरीर पर आवश्यकता से अधिक चर्बी क्या कहलाती है, मोटापा कहलाती है। उसके बाद क्या है कि एक देखो बॉडी मास इंडेक्स आता है। बॉडी मास इंडेक्स किसे कहते हैं कि वो ये होता है कि वो हमारी ये जो यूं कहूं कि मोटापे की वो सीमाएं तय करता है, या ये कहें कि मोटापे को मापने का काम है वो क्या करता है, बॉडी मास का इंडेक्स है वो बीएमआई जिसको कहा जाता है, क्या, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये शरीर के भार और लंबाई का एक तरीके से अनुपात होता है। हालांकि लंबाई और भार और लंबाई के स्क्वायर का अनुपात है, इसके अंदर लिया जाता है। फिर इसके अंदर क्या है कि सीमाएं तय की जाती हैं कि भाई अगर ये मान इतना आता है तो आप मोटापे से ग्रसित नहीं हैं, ये मान इतना आता है तो आपको मोटापा है, ये मान अगर इतना आए तो क्या होता है, आप मोटापे की पूर्व स्थिति के अंदर है कि हाँ आपको मोटापा हो सकता है, अभी आप मोटापे के शिकार हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान कैसे किया जाता है कि चलो हम मैं करूंगी भैया बॉडी मास इंडेक्स है क्या, तो इसे ये क्या है, ये मैं यूं कहूँ कि मोटापे के मापन का चाहे आप तरीका मान लो या यंत्र मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये क्या होता है, ये होता है शरीर के भार और लंबाई का
अनुपात, क्या भार और लंबाई का अनुपात है वो क्या कहलाता है, वो बीएमआई से कैलकुलेट किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, या मैं इसको क्या कहूं कि शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक इसे है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे मैं आपकी नोटबुक के अंदर मैं बात करूं कि क्या क्या और दे रखा है वो देख लेते हैं। ये तो चलो इसका मान है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज ये दे रखी है कि ये मोटापा है ये आपकी संभावित जो आयु है उसको कम करता है, संभावित आयु है उसको कम करता है। संभावित आयु को कम करने का मतलब क्या है कि जब मोटापा होगा बहुत सी बीमारियां हैं उनके शिकार आप हो जाओगे, और जब बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी तो हमें पता है कि ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, जो हमारी उम्र है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो मोटापा है वो आपकी संभावित आयु को क्या करता है, वो इसको कम करता है। ठीक है, उसके बाद मैं चर्चा करूं कि अब बीएमआई के मान की हम चर्चा करेंगे कि अगर कि भाई मैं कैसे निकालूं कि मैं मोटापे से ग्रसित हूं या नहीं हूं। तो मुझे क्या करना है, उसके अंदर देखो बीएमआई के अंदर दो चीज लिखी हुई है कि अगर आपका जो बीएमआई का मान है, क्या आपका बीएमआई का मान है वो 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से लेकर 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तक होता है, तो आप क्या हैं, आप मोटापे की पूर्व स्थिति के अंदर हैं कि भैया अब आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। आप मोटापे की पूर्व स्थिति में हैं। आप मोटापे की क्या है, पूर्व स्थिति में। और अगर यही मान क्या है कि ये मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो ये मान ये कंफर्म हो जाएगा कि आप क्या है, मोटापे से ग्रसित हो। क्या हो जाएगा, आप हैं वो मोटापे से ग्रसित होंगे। कब, जब आपका जो बीएमआई का मान है वो 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। अब बुक में ऐसा कोई फॉर्मूला बीएमआई का नहीं दे रखा है, बुक में केवल ये लिख रखा है कि शरीर के भार और लंबाई का अनुपात है वो बीएमआई या शरीर भार सूचकांक या बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। लेकिन ये देखो यहाँ क्या लिख रखा है कि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर और 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ कि ये किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ दे रखा है, तो किलोग्राम के अंदर तो शरीर का हम भार मापेंगे और मीटर के अंदर क्या होगा, मीटर के अंदर शरीर की है वो लंबाई मापेंगे। तो शरीर नॉर्मली तो हम कैलकुलेट हम अपनी जो साधारण बोलचाल में हम क्या है, शरीर की लंबाई है वो फीट में मापते हैं, और 1 मीटर में लगभग कितने होते हैं, 3.25 के आसपास फिट, 3 या 3.25 के आसपास फिट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम अपनी जो लंबाई है वो मीटर में कैलकुलेट करें और अपना वजन है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करें, तो वजन के अंदर क्या करें कि लंबाई की स्क्वायर का अगर भाग दिया जाता है, वजन के अंदर लंबाई किस में लेनी है, मीटर में लेके, और उसका स्क्वायर करके उसका भाग दिया जाता है, उनका अनुपात निकाला जाता है। तो जो मान आता है वो क्या कहलाता है, वो बीएमआई कहलाता है। और उस बीएमआई का मान अगर 25 किलोग्राम से नीचे है तो हम सेफ हैं, लेकिन 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से लेके 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच के अंदर आएगा। तो ये स्थिति है, ये है कि हमें चेताने वाली स्थिति है। अब हमें क्या है, सावधान होने की जरूरत है, वो हो जाती है कि कहीं अगर ये मान 30 से ऊपर बढ़ गया तो मुझे क्या हो सकता है, मैं मोटापे से ग्रसित हो सकता हूं। ये पहले वाली स्थिति है, मोटापे से जस्ट पहले की। अगर यहां तक भी कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन में हम नहीं आ पाएंगे फिर, और अगर यहां कंट्रोल नहीं किया तो ये कंडीशन होगी। जब ये कंडीशन हो जाएगी उसके बाद क्या है कि बहुत सी बीमारियां हैं वो आपको जकड़ लेंगी। चलिए, उसके बाद मुझे क्या कहा गया है कि मोटापा है वो उसके एक तो अब दो चीज होती हैं। एक तो ये होगा कि मोटापे के कारण बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, और दूसरी चीज मोटापे से बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, मोटापे से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है। जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, ताकि यही लिखते हैं, फिर यहाँ तो आएगा नहीं। अब चलो आप है ना इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको लिखना है वो लिख लो एक बार, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं।
चलिए अब आगे बात करते हैं मोटापे से होने वाले रोग की, और दूसरी ही कि मोटापे से बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहली मैं बात यहां लिखूं कि मोटापे से होने वाले रोग। देखो, मोटापे से होने वाले रोग की मैं बात करूं तो मोटापा है वो कई रोगों से लिंक रखता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जब शरीर के अंदर जो चर्बी है वो आवश्यकता से अधिक अगर बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो एक तरीके से बीमारियों का घर है, वो बन जाती है। अनेक तरह की बीमारियों को वो क्या है, आमंत्रित करती है। कि जैसे मैं बात करूं उसके अंदर अगर मैं लिखना चाहूं तो एक तो आएगा अपना मधुमेह। ठीक है, मधुमेह के अलावा ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो भी मोटापे के कारण होती है। बीपी जिसे कहा जाता है ना, ब्लड प्रेशर, उस ब्लड प्रेशर के बारे में भी मोटापे के बाद हम ब्लड प्रेशर के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, कैसे मापा जाता है, कितना है वो एक सामान्य मान है वो इसका कितना होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपकी बुक में मैं देखूँ तो मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या, कई प्रकार के कैंसर, क्या एक निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी सोते समय श्वास लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, निद्राकालीन श्वास समस्या। और कई प्रकार के क्या दे रखे हैं, कई प्रकार के कैंसर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये हैं मोटापे से होने वाले रोग हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। इसके अलावा भी देखो एक ही नहीं, बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो मोटापे के कारण होती हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। उसके अगला जो छोटा सा एक ये जो मोटापे से होने वाले रोग है वो हमने देख लिए। अब है जो हम देखेंगे कि मोटापे से बचा कैसे जा सकता है भाई, मोटापे से बचाव के उपाय, कि मैं क्या करूं कि मैं इस मोटापे से मैं बच जाऊं, और अगर मोटापे से अगर मैं बच गया तो इन सब बीमारियों से वो मैं बच सकता हूं। चलिए मोटापे से बचाव के उपाय देखो, सबसे पहली बात क्या है कि मोटापा होता कैसे है, जो शरीर की, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का अगर पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है तो क्या है, मोटापे की शिकायत है वो हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि उसके बीच में है ना कि शरीर की ऊर्जा और ऊर्जा के उपयोग के बीच में हमें संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर ये संतुलन बन गया तो मोटापा वो अपने आप दूर हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा कुछ काम करें जिससे जितना ज्यादा पसीना निकले, हम सामान्य भाषा में, हमारी सामान्य भाषा में जब हम चर्चा चलती है तो हम यही कहते हैं ना कि पसीना निकाला गया चर्बी कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ काम करें जिससे शरीर के अंदर क्या है, पसीना निकले, और पसीने के साथ साथ क्या चर्बी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं बात करूं कि भी मैं या तो देखो आप जैसे सुबह शाम एक एक दो घंटे रोज अगर हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या जिम वगैरह करते हैं तो उनसे भी क्या होता है, वही सब चीजें कि शरीर से जितनी मेहनत करेंगे शरीर से पसीना बाहर निकलेगा, और पसीना बाहर निकलेगा तो चर्बी है वो कम हो जाएगी। मैं आपकी बुक की बात करूं तो बुक में क्या दे रखा है कि मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच में असंतुलन का कारण होता है। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर शरीर के अंदर जो ऊर्जा है और दूसरी चीज हम ऊर्जा का कितना उपयोग कर रहे हैं, अगर हम उस ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे, किसी काम के अंदर वो ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो क्या है, उस जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा बची हुई है उससे तो मोटापा तो होगा ही ना। चलिए उसके आगे क्या दे रखा है, हाँ दूसरी बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके काम के लिए बता दूं, आप भी शायद आप में से लगभग 90 से 95% बच्चों को इसकी आदत होगी। जंक फूड, ये जो तली हुई चीजें हैं, ये या मैं यूं कहूं कि जो चाइनीज फूड जिसको हम बोलते हैं, सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है मोटापे का, सबसे बड़ा कारण क्या है, ये जो जंक फूड आता है, या मैं कहूं कि जो चाइनीज फूड आता है, जो हम या जो ज़्यादा तेलीय चीज़ें, जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें आती हैं, वो क्या है, वो मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। और जो अब की जो मतलब किशोरावस्था के बच्चे हैं, या मैं यूं कहूं कि युवा वर्ग भी लगभग आता है इसके अंदर, कि उसके अंदर 90% तक लोग हैं वो इस जंक फूड के शिकार हो चुके हैं।
90% लोग हैं उस जंक फूड या चाइनीज फूड जो भी है इसके शिकार हैं। वो हो ये मतलब चलो ओकेजनली खाते हैं हम कोई बात नहीं, लेकिन इसकी वो लत लग चुकी है कि रोज मेरे को घर से बाहर जाना है, बाहर का खाना खाना। तो बाहर का खाना जब खाएंगे तो बाहर के खाने में तो बहुत सी चीजें हैं वो मिलाई हुई आती हैं, तो उनसे क्या है कि शरीर को नुकसान ही पहुंचेगा। वो क्या है कि अपने टेस्ट के लिए उसमें सुगंध के लिए, उससे जल्दी बनाने के लिए या फिर उसे स्टोर करने के लिए कि अब सुबह सब्जी बना दी वो शाम तक बनी रहेगी, शाम तक वैसी की वैसी रहेगी, हल्की सी फिर गर्म करके हम रेस्टोरेंट में जाएंगे हमें पकड़ा देंगे। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें उस मोटापे का कारण है वो होती हैं। और क्या दे रखा है, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना। देखो भोजन की मैं बात करूं, आप जैसे भी कोई बाहर से कोई खाने का जो सामान लेके आते हो, कोई पैक जो मतलब पैकेट आता है, उस पैकेट के ऊपर उसमें लिखा हुआ आता है इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, वो सब चीजें उसके अंदर लिखी हुई आती हैं। उसी के अंदर चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो या तो उससे एनर्जी कितनी मिलेगी, कैलोरी में ये मिलेगी, उसमें फैट कितनी है, फैट बोले तो वसा कितनी है, फैट को क्या कहा जाता है, वो चर्बी है वो एक तरह की। ठीक है, तो मैं चलो ये लिखूं कि जो उपाय क्या है कि एक है जंक फूड से बचना चाहिए या जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं लिखूं कि जो अभी हमने देखी है क्या है कि अधिक चर्बी युक्त भोजन है वो हमें नहीं करना है। देखो जो चीज बुक में दे रखी है वही लिखवाऊंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना। अधिक चर्बी युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अगर चर्चा करूं तो आगे मेरे को और क्या दे रखा है आपकी बुक से अंदर मैं देखूं कि जंक फूड और कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन। कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन का मतलब क्या है कि ज्यादा कुछ काम धाम नहीं करना, सुबह उठना, खाना पीना और सो जाना। उससे तो क्या आएगा, उससे तो दोस्त मोटापा ही आएगा। तो क्या है, मैं क्या लिखूंगा, मैं जब इसे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं मोटापे से बचाव के उपाय लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि व्यायाम अधिक से अधिक करना चाहिए, या फिर ये स्थिर जीवन यापन है वो नहीं करना चाहिए। यानी दिन के अंदर क्या होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए थोड़ी बहुत। इससे क्या है कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा का हम कम से कम कोई उपयोग कर सके। अगर वो ऊर्जा काम में नहीं लोगे तो उससे क्या होगा, तो वो चर्बी का रूप है वो ले लेगी। उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी चर्बी है जमा होने लग जाती है। आउट अल्पक्रियता मतलब बहुत कम है वो। ये चीजें मतलब जो शरीर के जो भी अंग हैं अगर वो बहुत ज्यादा कम सक्रिय रहेंगे, बहुत ज्यादा कम काम करेंगे तो क्या होगा, चर्बी बढ़ेगी ना। तो ये देखो जंक फूड से बचना चाहिए, अधिक चर्बी युक्त भोजन है वो नहीं करना चाहिए, व्यायाम अधिक करना चाहिए। और तो इसके अंदर ऐसा कुछ ज्यादा दे नहीं रखा। अगर हम लिखें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो शरीर की ऊर्जा है उस ऊर्जा का लगातार उपयोग करना चाहिए। या फिर मैं ये लिखूं कि शरीर के अंदर बनने वाली ऊर्जा और जो खर्च होने वाली ऊर्जा है उसके अंदर हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। तो ये सब चीजें एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं अगले इसी चैप्टर के अगले एक छोटे और एक पॉइंट के ऊपर। वो क्या दे रखा है, मोटापे के बारे में हमने पढ़ लिया। और अब जो अगला है बिंदु है वो क्या दे रखा है, रक्तचाप। रक्तचाप यानी जिसे क्या कहा जाता है, जैसे बीपी है वो हम नॉर्मली लैंग्वेज में जब हम घर पे बोलचाल में काम में लेते हैं, बहुत बार ये शब्द सुना होगा कि बीपी बढ़ गया, बीपी कम हो गया। उस बीपी को क्या कहा जाता है, रक्तचाप अथवा ब्लड प्रेशर कहा जाता है। देखो कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये तकलीफ है, तो वो कई बार क्या करता है कि अपना एक इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखता है, उसको इस प्रकार से वो खोलता है, उसके अंदर सामने एक शीशे की ऐसे नली लगी हुई होती है और उसके अंदर क्या भरा रहता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पारा कहा जाता है। और साथ में एक एक पट्टिका लगी रहती है जिसपे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 यहाँ से लेकर 250, 300 तक वो लिखा हुआ होता है। तो वो फिर है ना, वो पट्टा वो अपने हाथ के यहाँ पेशेंट के हाथ के यहाँ बांधता है और अपने हाथ में एक रबर की बॉल सी लेकर उसे ऐसे प्रेस करता है, तो यहाँ वाला पट्टा है वो फूलता है। प्लस में वहाँ उसके अंदर उस नलिका के अंदर जो पारा भरा रहता है वो पारा ऊपर चढ़ता है, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ता है। तो फिर वो उस हिसाब से वो अपने हाथ
की नाड़ी पकड़ के या फिर स्टेथोस्कोप की सहायता से वो क्या है, हमारी बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको वो माप लेता है कि इसका न्यूनतम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है। दो तरीके के मान है वो बीपी के होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उन मानों को है वो कहा जाता है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि बीपी होती क्या है। देखो, जो शरीर के अंदर जो दो तरीके की नलिकाएं होती हैं, धमनियां और सिराएं, इनके अंदर क्या बहता है, इनको क्या कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। हृदय से जब रक्त बाहर की ओर निकलता है, हृदय से पंप होकर निकलता है, उसे क्या कहा जाता है, वो जो हृदय है वो किसकी सहायता, कौन सी नलिकाओं में से निकलेगा, वो धमनियों में से निकलता है। तो मैं बात करूं कि रक्तचाप होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर वो होता है कि किसी भी रक्तवाहिनी के अंदर बहते हुए रक्त द्वारा, या रक्तवाहिनी के अंदर उस रक्त द्वारा, क्योंकि रक्तवाहिनियों के अंदर रक्त है वो हमेशा बहता रहता है, तो रक्तवाहिनियों के अंदर रक्त द्वारा उस रक्तवाहिनी की दीवारों के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। मैं यहां से इसकी अगर मैं परिभाषा लिखनी चाहूं तो ये उसकी परिभाषा होगी कि ये हो गया, लो जी, रक्तवाहिनियों में रक्त द्वारा वाहिनी लिख दो या रक्तवाहिनी लिख दो, वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब, दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इसकी मैं अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है कि इसका जो मान होता है वो मान होता है 120 से 80 mm, ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है, 120 से 80 mm क्या होता है, ये तो एक मैं बात कहूंगी, ये इस मान को क्या कहा जाता है, यहाँ दो तरीके के मान होते हैं। दो तरीके के कौन से होते हैं, एक तो होता है सिस्टोलिक, क्या होता है, एक तो सिस्टोलिक मान होता है और दूसरा क्या होता है, डायोस्टोलिक। एक तो होगा सिस्टोलिक मान और दूसरा क्या होगा, डायोस्टोलिक मान। तो ये तो होता है 120 वाला, ये तो सिस्टोलिक होता है और ये क्या होता है, ये डायोस्टोलिक मान होता है। अब मैं बात करूं कि सिस्टोलिक मान क्या होता है। सिस्टोलिक मान ये होता है, हृदय से जब देखो रक्त निकलता है तो वो धमनियों की सहायता से निकलता है, धमनियों के अंदर से होकर निकलता है। तो जो हृदय से जो रक्त धमनियों में निकलता है तब क्या हृदय पंप करता है। ठीक है, हृदय के पंप होने के पश्चात, जो हृदय के पंप होने के कारण जो धमनियों के अंदर जो रक्त निकलता है उसके अंदर, उसके द्वारा जो लगाया गया दाब है या उस कंडीशन का जो दाब है वो क्या कहलाता है, वो सिस्टोलिक कहलाता है। आपकी बुक के अंदर मैं देखूं तो क्या दे रखा है मेरे को कि हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर, हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। तो हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों के अंदर उस रक्त को जब पंप करती हैं, वहां जो उस रक्त के कारण उस समय जो दाब लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सिस्टोलिक कहा जाता है। और जब हृदय की मांसपेशियां हैं वो संकुचन के पश्चात शिथिल अवस्था में आ जाती हैं, उस टाइम का जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, वो डायस्टोलिक कहलाता है। तो अब मैं बात करूं कि ये सिस्टोलिक का जो मान होता है ये हम नॉर्मली 120 लेते हैं, जो जरूरी नहीं 120 हो, ये 90 से लेके 120 जो बुक के अनुसार दे रखा है, बाकी 90, 100, 110, 120 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और आपकी बुक में क्या दे रखा है, 90 से लेकर 120 का मान है वो दे रखा है। मैं बात करूं डायस्टोलिक मान की, तो डायस्टोलिक मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपन वैसे तो नॉर्मली तो इसके अंदर तो 80 काम में लेते हैं और ये होता है 60 से 80 mm। ठीक है, ये क्या होता है, ये पारे का दाब होता है, पारे के द्वारा हम उसको मापा जाता है। mm का मतलब क्या है, यहाँ मिलीमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात करूं कि यंत्र की बात करूं मैं, क्या यंत्र, यंत्र को क्या कहा जाता है, यंत्र का मतलब कौन सा, मापने का जो यंत्र है। ये देखो मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज आपको बताई है तो समझ में तो आई है, लेकिन आप इसे लिख भी लोगे। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दो जो माप हैं इनको आप लिख लेना, बुक में आपके दिए हुए हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लैंग्वेज में मैंने बोल के पूरी तरीके से समझा दिया, ये इनका मान है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं मापन यंत्र की बात करूं कि बीपी को मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंग्लिश में तो कहा जाता है स्फाइग्नोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर, स्फाइग्नोमैनोमीटर उसे कहा जाता है।
और हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, रक्तचाप। और रक्तचाप के साथ में क्या लगा दो, मापी लगा दो। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्फाइगनोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फाइगनोमेनोमीटर। ठीक है। और हिंदी के अंदर उसे क्या कहा जाता है, रक्तचाप मापी। ठीक है। उसके बाद मैं आगे चर्चा करूं कि भैया ये इसकी जो खोज है वो किसने की, या फिर सबसे पहले जो रक्त है मापने का काम है वो किसने किया, जो आपकी बुक में दे रखा है कि 1733 में स्टीफन हेलन ने किया था। 1733 में किसने, स्टीफन हेलन ने सबसे पहले रक्तचाप मापा था, किसका, घोड़े का। 1733 में स्टीफन हेलन ने सर्वप्रथम घोड़े का रक्तचाप मापा था। सत्रह सौ तैतीस में स्टीफन हेलन ने सर्वप्रथम घोड़े का रक्तचाप मापा था। उसी आपकी बुक में हाँ, एक चीज और दे रखी है कि 1983 में कॉपलन ने रक्तचाप को क्या है, परिभाषित किया था। कब, 1983 में किसने, कॉपलन ने। रक्तचाप को क्या किया, परिभाषित किया था। ठीक है। उसके बाद देखो दो चीजें हैं वो हमारी बुक में और दे रखी हैं कि निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप क्या होता है, और इनके द्वारा जब बीपी आपका लो हो जाता है, ये ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है, तो उसके कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और क्या कारण होता है उसका। और बीपी हाई होने के बाद में देखो हम कई बार क्या होता है, गुस्से गुस्से में नहीं कहते क्या, तो मेरे को गुस्सा मत दिला वरना मेरा बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हमने बहुत बार सुनी है। तो यहां से थोड़ा सा देखो इन सामाजिक जीवन से, सामाजिक चीजों से, जो दैनिक जीवन की चीजें हैं, जो दैनिक जीवन के हमारे क्रियाकलाप है, उनसे इन चीजों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अब आपको ये पता है कि तू मेरे को गुस्सा मत दिला वरना मेरा बीपी हाई हो जाएगा, इसका मतलब बीपी हाई किसकी वजह से होता है, तनाव के कारण होता है, क्रोध के कारण होता है, गुस्सा आने के कारण बीपी हाई हो जाता है। तो वो सब चीजें हैं हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर क्लास को लंबी खींचेंगे तो क्लास है वो बोरियत सी महसूस होने लग जाएगी, मेरे को पता है। और हाँ, ये तो आपको पता है कि 21 सितंबर से आपकी स्कूलें हैं वो खुलने वाली, 99% आपकी स्कूलें हैं वो 21 सितंबर से खुल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और हाँ, अब तक अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए धन्यवाद।